तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण लेकर आए हैं। इस चैप्टर में हम लोग एक वीडियो करवा चुके हैं। आज का जो ये वीडियो है ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। जो भी विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन्हें देख ले, ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आए। इससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दूं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाता हूं इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में उपलब्ध है। आप जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना बात किए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.1 के कुछ सवाल किए थे और इससे संबंधित जो भी थ्योरी थे उस चीज को भी पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे। तो इसका जो सवाल नंबर 2 होगा वो आगे बढ़ के देखते हैं क्या है। हाँ चलिए, दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। देखिए जो स्थिति है यानी आपको उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करना है और एक द्विघात समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको x का वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ इस स्थिति को किस रूप में व्यक्त करना है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो स्थितियां हैं मैंने सवाल देंगे, इसको पढ़ करके समझ करके इसको आप द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दीजिए। बस इतना सा ही काम करना है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड, भूखंड माने खेत का टुकड़ा, एक खेत है जो एक आयताकार है। खेत कैसा है? आयताकार है, जिसका क्षेत्रफल भी हमें मालूम है। जिसका क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई, उन्हें जो भी खेत है उस खेत की जो लंबाई है, कथी में लंबाई, किस चीज में? मीटर में। पहले से बताएंगे, मीटर में। चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। उस खेत की जो लंबाई है उसी खेत के जो भी चौड़ाई है उसके चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। समझे मेरी बात? तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करने के लिए कहता है सबसे पहले हमको एक द्विघात समीकरण व्यक्त करने के लिए। अब यहाँ पर आता है कि सर जी हम माने किसको, क्योंकि हम लोग मान के द्विघात समीकरण बनाने वाले। लेकिन सवाल उठता है कि हम पहले माने किसको। आप लोगों को हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, कई बार बताया है कि देखिए हम लोग किसको मानेंगे। हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कोई वस्तु अगर किसी दूसरे वस्तु पर निर्भर करता है तो जिस पर निर्भर करता है पहले आप उसे कुछ मान लो। उदाहरण के तौर पे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। श्याम राम से 5 वर्ष बड़े हैं। ध्यान सुनिएगा, श्याम राम से 5 वर्ष बड़े हैं। अब कहेगा तो बताइए श्याम की उम्र क्या है? तो अब मेरे ख्याल में, मेरे मन में एक ही बात की ख्याल आती है कि पहले हमें राम का आयु जानना होगा। जब तक हम राम की आयु नहीं जानेंगे तो श्याम का बता पाएंगे, क्योंकि श्याम राम पर निर्भर कर रहा है। अब जब श्याम राम पर निर्भर कर रहा है तो अब हमारा फर्ज बनता है कि पहले हम राम की उम्र जाने। और जैसे राम की उम्र जानेंगे तो आराम से हम श्याम की उम्र निकाल सकते हैं। जैसे पता चला कि राम की उम्र 20 वर्ष है तो कह देंगे कि श्याम का वर्ष, तब उस हिसाब से उससे 5 वर्ष बड़े हैं तो 25 वर्ष होंगे। तो यहाँ नहीं लंबाई मालूम है और न ही चौड़ाई मालूम है, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि लंबाई जो है ना वो चौड़ाई पर निर्भर कर रहा है। सुनो ध्यान दो, लंबाई जो है इस खेत की वो किस पर निर्भर कर रही है? चौड़ाई पर। तब हम लोग अब किसको मानेंगे? स्वाभाविक है चौड़ाई को ही मानेंगे। थोड़ा सा हम आपके फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ये खेत है, ये क्या है? आयताकार खेत है। आयताकार इसी टाइप का होता है जी। एक लंबाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए? चौड़ाई होना चाहिए। इसका नाम चाहे तो आप रख सकते हैं, ए इसका नाम क्या रख सकते हैं, बी इसका नाम रख सकते हैं, सी इसका नाम क्या रख सकते हैं आप, डी। समझो मेरी बात। ये जो खेत है इस खेत की चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया? एक्स। अगर ये एक्स होगा तो भाव ये भी क्या होगा? एक्स ही होगा। आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अब चौड़ाई क्या होगी? सॉरी, चौड़ाई तो आपने एक्स मान लिया, तो लंबाई क्या होगा? तो लंबाई के बारे में कंडीशन दिया है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, मैंने दुगुना करके एक फिर और बड़ा है।
पहले दुगुना है, दुगुना से फिर एक क्या है, अधिक है। तो सीधी सी बात है, चौराई पे निर्भर करता है। मैंने चौराई के x माना, लिखे नहीं, यहाँ पे लिखने वाले हम लोग लिखेंगे इसको। हम क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो हे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखेंगे माना कि आयताकार खेत की चौड़ाई, माना कहता खेत की चौड़ाई क्या है, x मीटर, चाहे तो आप लगा सकते हैं। माना कि आयताकार खेत की जो चौड़ाई वो कितना है, x मीटर है। तब या तथा, तब लंबाई क्या हो जाएगी जी, तब लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या हो जाएगा, दुगुना। तो चौड़ाई का दुगुना क्या हो जाएगा, 2x+1 लिख सकते हैं क्या। इसमें भी क्या लगा दो आप, मीटर। नहीं समझे आप मेरी बात। यहाँ पे सबसे पहले आयताकार खेत की चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब लंबाई इस बात पर निर्भर करती है कि चौड़ाई से दुगुना है और दुगुना से एक क्या है, अधिक है। तो चौड़ाई क्या है, x है, तो x का दुगुना करेंगे तो 2x होगा, और दुगुना होने के बाद एक क्या है, अधिक है, तो एक जोड़ देंगे। तो ये हो गई क्या चीज की लंबाई। ये निर्भर करता है प्रश्न पे, प्रश्न जैसा कहेगा वैसे हम लोग को करना है, ठीक है। समझो मेरी बात, यहाँ पर आके बैठ जाओ, शांति से बैठिए। चलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए, जब हमें लंबाई मालूम हो गया, चौड़ाई मालूम हो गया, और हमें यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2x+1 होगा जी। ये भी क्या हो जाएगा आपका, 2x+1 होगा कि नहीं। और इसका जो क्षेत्रफल हम लोगों को पहले से मालूम है, 500 कितना है, 28 मीटर स्क्वायर। यही नहीं, इस आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बातें नहीं। क्या हो गया, एक कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो चलिए अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब लिखेंगे चूंकि आयत तो वही आयत माने क्या चीज, खेत जी। वो जो खेत है कैसा, आयत है जैसा जी। चूंकि आयत अर्थात खेत का क्षेत्रफल हम लोगों को पहले से मालूम है, कितना मालूम है जी, वो दिया 528 दिया है जी। वो छोड़ो, जो लगा वो बाद में काम कर लेंगे। तो चूंकि हम लोगों को ये मालूम है कि आयत का जो क्षेत्रफल है अर्थात खेत का जो क्षेत्रफल वो कितना है, 528 है। तो आप ही लोग बताइए, फिर याद ये आया कि भाई फिर हम तो एक बात जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या चीज, लंबाई गुना चौड़ाई। बराबर वहां पर पहले से मालूम है हमको 528, यानी क्षेत्रफल दिया है। हम लोग आयत का क्षेत्रफल दिया है और आयत का क्षेत्रफल होता है तो मैंने लिख दिया। अब लंबाई भी हमें मालूम है, चौड़ाई भी मालूम है। अब सीधी सी बात है, लंबाई क्या था आप लोग देख सकते, क्या लिखा है, 2x+1 लिखेंगे, गुना चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई है खाली x। आप इसको घेरो या ना घेरो, अकेले है तो उसको छोड़ दो, ऐसे रहने दो, कर दिए। बराबर उधर पहले से कितना है, 528। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको आगे बढ़ाते हम लोग, आराम से सॉल्व करो। अब ये जो x है ये दोनों में गुना है, ये x इसमें गुना करिए, तो x गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 2x²। x गुना 1 तो हो जाएगा x, बराबर उधर कितना है पहले से 528। अब आप एक काम करो, 2x² तो है ही, प्लस x भी लिखेंगे, इसको इधर बुला लो, इधर बुलाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 528, बराबर उधर कुछ नहीं तो क्या चीज, शून्य। इस रूप को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। बस हो गया, कुछ नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ कहता है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें। चाहते तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अगले एक्सरसाइज में सॉल्व भी करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बोलिएगा नहीं कुछ, चलो हो गया। चलिए आपका दूसरा सवाल है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब शुरू में एक के बाद लिख दिया, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। सबको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में ही व्यक्त करना है। तो करना क्या है, सीधी सी बात है। अब मेरी बात यहीं पे समझो ध्यान से, जब भी क्रमागत पूछेगा तो क्रमागत का मतलब लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार। जैसे 5 होता है तो 5 के बाद क्या होता है लगातार, 6 के बाद 7 के बाद, यानी कि हम जानते हैं कि सब क्रमागत अगर पूछेगा तो एक एक करते क्या तो आगे बढ़ते जाते, एक एक करके आगे बढ़ते जाता है। अच्छा आपसे मैंने पूछा 5 तो बताया 6, 6 पूछा तो बताया 7। अगर बताएंगे x तब क्या होगा अगला, देखो होगा x+1 हो जाएगा, एक न बढ़ न जाएगा। अगर एक पहली संख्या x होगा तो दूसरी संख्या क्या होगा उसके जस्ट अगला x+1 होगा।
थ्योरी में तो मानिए कि ना चलोगे जी। अरे तुम 5 के बदला तुम 6 से बोला तो 6 में क्या होगा, तुम 5 प्लस 1 लिखा होगा, मैंने वही 5 में जोड़ा। तो हम x अगर पहली संख्या मानेंगे उसके बाद दूसरी संख्या के x प्लस 1 न होगी, चलो ना होगी। अब वही है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे हम लोग, मानने जा रहे, इसको हल करने जा रहे हैं विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x प्लस 1 है। नहीं समझे मेरी बात? दो कोई लगातार संख्या अगर लेना है, अगर मान लो कहीं से भी स्टार्ट हुई हो, पता नहीं कौन सी संख्या है, अगर पहले कोई धनात्मक पूर्णांक अगर x है तो उसके बाद दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 ना होगा, क्रमागत जो कह रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर याद आया, चूंकि मैंने हमें मालूम है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया कितना, 306, लेकिन चूंकि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल दिया है, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल पहले से हमें मालूम है, दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो हम लोगों को मालूम है, वो कितना है, 306 है। फिर याद आया, जब हम जानते हैं कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो दोनों पूर्णांक अलग अलग है कि वो मालूम नहीं। एक छोटी सी उदाहरण देते हैं कि कोई संख्या गुणनफल यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 2 गुना 3 हो सकता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई संख्या है वो हमको मालूम नहीं है, तो हमने उसको क्या मान लिया है, एगो को मान लिया x, दूसरा को मान लिया x प्लस 1, लगातार जो है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब हम लोग जब जाएंगे तो दोनों पूर्णांक का गुणनफल ही 300 है, तो एगो पूर्णांक आपका है x, तो लिखो गुना, तो दूसरा पूर्णांक क्या आ जाएगा, x प्लस 1, अब बराबर में क्या लिखेंगे, 306। अरे भाई सब यही दोनों पूर्णांक है, एगो x है तो गुना, दूसरा होगा x प्लस 1, तो दोनों गुना करेंगे तो वो 306 ऑलरेडी पहले से किताब वाला ही दे रखे हैं। समझे मेरी बात? तो अब करना क्या है, गुना करना है, x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर, x गुना 1 हो जाएगा x, इस चुट्टा की इधर बुला लीजिए, इधर आएगा क्या जाएगा, माइनस में 306 होगा, बड़ा उधर कुछ नहीं तो 0। अब करना के कुछ नहीं करना है, या तो यह क्या है, अतः यह क्या है, ये लिखना कोई जरूरी नहीं था, द्विघात समीकरण है ये ना जी। क्यों है, क्योंकि ये इसका जो अगला पद वो एक्स स्क्वायर के रूप में एक्स स्क्वायर होना चाहिए। हाँ, उसके गुना में कुछ भी रह सकता, सिर्फ शून्यता नहीं रहना चाहिए। ये सारी बात आप लोगों को हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका तीसरा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, उनकी जो आयु है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद तक कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए, नहीं रोहन, अभी हम रोहन की वर्तमान आयु क्या वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन समझने के लिए दे दिए हैं कि जो भी हो उसकी माँ की जो आयु है वो रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है। समझे मेरी बात? यानी उसकी माँ जो है वो रोहन पर निर्भर कर रही है कि रोहन की उम्र जैसे मालूम होगा तो उसकी माँ की उम्र मालूम हो जाएगी। अभी माँ की उम्र भी मालूम हम लोगों को नहीं है, खाली ये मालूम है कि 26 वर्ष बड़ी है, लेकिन कितनी उम्र की उसकी माँ है ये हम लोगों को मालूम नहीं है। ना ही हम रोहन को जान रहे हैं, ना ही उसकी माँ को जान रहे हैं। बस खाली कंडीशन ये समझ पाए हैं कि रोहन की माँ की जो आयु है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। वास्तव में कितनी साल की है ये मालूम नहीं है। बात समझ में आ गई? तो अब मैंने आपको शुरू में बता चुके, एक बार फिर से बता देता हूँ, आप उसी को मानिएगा जिस पर कोई चीज निर्भर कर रहे हैं। तो रोहन की माँ रोहन पे ही निर्भर कर रही है, तो पहले हम रोहन को ही मानेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो चलिए वही काम लिखेंगे, इसको हम हल करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु जो है वो कितना वर्ष है, वो x वर्ष है। कितना वर्ष है? मान लिए कि रोहन की जो वर्तमान आयु है वो कितना वर्ष है, x वर्ष है। तब या तथा
तथा माँ डायरेक्ट लिख देते हैं माँ, अब माँ है तो समझ किसकी माँ, अरे रोहन की माँ, तथा माँ की जो वर्तमान आयु होगी वो हो जाएगा x प्लस में 26 वर्ष। बात समझ यहाँ तक आई कि नहीं? नहीं समझ भाई बात? भी सुनो लेना, समझो मेरी बात। समझो मेरी बात। तो माँ की जो वर्तमान आयु होगी वो कितना हो जाएगा, x प्लस 26 हो जाएगी। क्यों? अब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है और रोहन को हम जानते हुए x वर्ष है, तो x में 26 जोड़ेंगे तो उसकी माँ की आयु निकल जाएगी। ऐसे नहीं बैठो, क्या सोच रहा आप लोग, जुलूम मन करे, बढ़िया से बैठो और चंचल से एकदम तंदुरुस्ती साथ बैठिए और समझिए, और नहीं समझ आता तो हमसे क्वेश्चन कीजिए, ठीक है? मायूस होकर नहीं बैठना है। चले, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर कंडीशन पढ़ते, आए हाय डराता है, सुनो क्या है, आंधी आ गई क्या जी? चलो ध्यान दीजिए, कहता अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी पश्चात मैंने बाद, उन दोनों की जो आयु जो भी होगी पता नहीं, लेकिन उन दोनों का आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी। ये आपको समझने के लिए कंडीशन दे दिए। तो दोनों के 3 वर्ष बाद वाला पहले आयु निकालिएगा तब है ना। तो चलिए निकालते हैं, तो लिखेंगे प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से, प्रश्न से लिखेंगे 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। समझो मेरी बात, 3 वर्ष बाद में हम लोग आते हैं, 3 वर्ष बाद, चलो 3 वर्ष बाद के बाद, बैठ जाओ बैठ जाओ, देखो समझो, 3 वर्ष बाद एक तरफ लिखेंगे रोहन, क्या लिखेंगे हम लोग, रोहन का गुणनफल, समझो मेरी बात, और माँ की आयु का गुणनफल। थोड़ा संक्षेप में से सब नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, हम आपको बेहतर समझाने के लिए शॉर्टकट में कुछ बातें ऐसे भी लिख देते जो आपको मदद करेंगे समझने में, ठीक है? 3 वर्ष बाद जो चलो हम लिखिए देते हैं, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, समझो मेरी बात, गुना माँ की आयु, मन माँ की आयु जो है उसकी आयु, और रोहन की आयु का गुणनफल कितना हो जाता है जी, 360 हो जाता है। कब? वो कब? 3 वर्ष बाद, यानी 5 साल। तो 3 वर्ष बाद रोहन का, देखो वर्तमान आयु है x वर्ष, अगर मेरी उम्र अगर 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद मेरी उम्र क्या जाएगा, 20 प्लस 5 अर्थात 25। उसी प्रकार से अगर रोहन का x वर्ष है तो इसमें हो जाएगा x प्लस 3, क्योंकि 3 वर्ष बाद तो 3 बढ़ जाएगा। फिर लिखोगे गुना, माँ की उम्र तो ऑलरेडी पहले से क्या है, x प्लस 26 थी, माँ की आयु पहले से x प्लस 26 थी, उसमें 3 वर्ष और देखो बढ़ेगी तो दोनों की उम्र बढ़ेगी, क्योंकि हम सब जैसे धरती पर जन्म लेते हैं ना तो बढ़ता है तो सबका एक समान दिन बढ़ता है, ठीक है? घंटा भी बढ़ता है तो सबके एक समान। अगर मान लीजिए मेरा 1 घंटा समय जा रहा है तो तुम लोगों को मेरे साथ जा रहा है, अर्थात समय सबका समान रूप से आगे बढ़ता है। अगर 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 हो जाएगी तो स्वाभाविक माँ की जो भी आयु थी उसमें भी 3 वर्ष क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी। किसी के लिए उम्र थोड़े बैठती है, उम्र हमेशा चलते रहती है आगे। तो यहाँ पर जाएगा कितना, 360। अब करना क्या, सिंपल सी बात, अब गुना भाग तो थोड़ा सा आपको करना ही पड़ेगा। x प्लस 3 10 का 10 लिख दो गुना, अब यहाँ x प्लस 26 3 को जगह तो 29 हो जाएगा जी, बराबर पहले से कितना 360। अब ये गुणनखंड आप लोगों को, ये जो खंडन है थोड़ा सा करने के लिए आप लोगों को आना चाहिए, तो फटाफट चल गुना करते हैं, एकदम जीरो लेवल कर लेते हैं। x को कॉमन लीजिए, पूरा का पूरा लिख दो, x प्लस 29 लिखिएगा, फिर आप प्लस 3 को कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 29 लिखिएगा, बराबर आपको क्या लिखना, 360 लिखिएगा कि नहीं? अब जब ये लिखिएगा तो गुना करो, एकरा गुना एकरा, एकरा गुना एकरा, 2 बार है, x गुना x स्क्वायर, x गुना 29 हो जाएगा 29x प्लस 3 गुना x 3x, 3 गुना 29 क्या जगह पता नहीं, गुना करो, 3 नंबर 27 के साथ बाकी तो कितना बचा जी, बाकी तो बचा 2, 3 दूनी 6 8 87 हो जाता है, बराबर लिखेंगे 360। अब करना क्या है, x स्क्वायर लिखना है प्लस 29x और दोनों को जोड़िएगा तो 32x हो जाएगा जी, 32x प्लस 87 तो है भी किया है, इसको इधर बुलाएंगे तो हो जाएगा 360 माइनस में, बराबर उधर क्या आ जाएगा 0। अब देखते जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x 10 का 10 लिखो प्लस, प्लस नहीं सॉरी, अब ये देखो दोनों एक जाति के हैं तो आप जोड़ेंगे या घटाएंगे निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस में प्लस में तो घटेगा ही, अब घटाइए 10 में तो 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ बचा 5, 5 में से 8 जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ बचा 2, 273 हो जाता है जी,
माइनस में आएगा, बराबर शून्य। ये द्विघात समीकरण हो गया। इसी रूप में हमें व्यक्त करना है। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। समझ गए तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, वरना समान चाल से जा रहे हो, वो भी कितना दूरी 480 किलोमीटर। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, प्रति घंटा मैंने 1 घंटा में, अगर प्रत्येक घंटा में 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, यानी कम होती है, तो उसी दूरी को तय करने में जानते हैं 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। अब समझो यहाँ पे मेरी बात, पहले की चाल जो भी है मालूम तो नहीं है, वही तो है। रेलगाड़ी की पहले की चाल क्या मालूम नहीं, लेकिन जो भी चाल हो उस चाल से अगर वो जाती है, समान साथ जाती है, तो वो 480 किलोमीटर को जाने में कितना समय लगता है वो भी हमको मालूम नहीं है। जब ये मालूम है कि पहले की चाल जो भी थी उसमें जब हम 8 किलोमीटर घटा देते हैं, तब जो उसको समय लगता है पहले वाला समय का अपेक्षा उसको 3 घंटा समय अधिक लगता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ बात आ गई किस पे खेला है, समय पे खेला है, तो हम समय के रूप में इसका कंडीशन बनाएंगे तो स्वाभाविक द्विघात समीकरण भी बन जाएंगे। तो अब नहीं, रेलगाड़ी की चाल मालूम है भाई, रेलगाड़ी की चाल मालूम होगी तब ना उसमें कमाएंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे, सबसे पहले मालूम होगा तब ना। तो सीधी सी बात है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। अब देखिए, तो हम लोग मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, हल करने जा रहे तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की समान चाल, माने समान चाल समझते हैं ना, एक ही रफ्तार से अपना जा रही है, ठीक है, चाहे जिस रफ्तार से भी जाए, समान चाल जो है वो कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे वो x किलोमीटर जाते हैं। अब x है वो अब 40 किलोमीटर जा रही है कि 50 किलोमीटर जा रही है, 1 घंटा में x किलोमीटर जाती है, और x क्या है मालूम नहीं है, नहीं समझी मेरी बात। मान लो अगर 30 किलोमीटर जाती है 1 घंटा में, तो वही हो गया, तो भाई 1 घंटा में वो 30 किलोमीटर जाती है, 2 घंटा में वो 60 किलोमीटर जगह से बढ़ते जाएगी, समान चाल का मतलब हुआ। तो क्या है वो मालूम नहीं था, तो हम उसको x मान लिए। यहाँ तक बात समझ आ गई। और उस समय इसको समय कितना लगा था ये मालूम नहीं है, तो हम लिखेंगे दूरी बराबर, तथा एक चीज हमको और मालूम है कि दूरी बराबर तो पहले से दिया हुआ है, दूरी कितना दिया है 480 किलोमीटर। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब लिखेंगे समय बराबर, लिखेंगे समय बराबर, समय बराबर सूत्र होता है आप लोगों को याद होना चाहिए, दूरी बटे चाल, बाबू याद रखना पड़ेगा। समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो थोड़ा अब देखो, इसको इधर ना लिख के हम इसको लिखते यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर, समय बराबर, मेरी बात समझो, दूरी कितना है जी 480 है, बटे चाल कितना है x है, ठीक है। इसको चाहे तो आप समीकरण 1 मान के रख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी क्लियर सवाल नहीं हुआ है, अभी आगे और समझिए। अब लिखेंगे यदि, कंडीशन है थोड़ा सा, यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दी जाए तो रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की जो एक नई चाल बनकर आएगी, रेलगाड़ी की नई चाल बराबर जानता है तब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात समझो, हम कहना क्या चाहते हैं, पहले रेलगाड़ी की चाल कितना थी x किलोमीटर प्रति घंटा, जब वही चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिए हम कम कर दिए, अगर वो 30 किलोमीटर जा रहे थे तब समझो कितने किलोमीटर जाएगी, 22 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगी, मैंने 30 में से 8 घटा गए तो 22 ना जी। तो समझो कि जब आधी 8 किलोमीटर चाल कम कर दी जाती है, तब जो रेलगाड़ी की नई चाल, मैंने बदल कर नई चाल कुछ हो जाएगी ना, वो हो जाएगी कितना x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ बात समझ में आ गई, जब चाल बदल गई तो स्वाभाविक समय भी बदलेगा। अरे समय बदलेगा ना, पहले कुछ और समय लगता था, बाद में कुछ और समय, नहीं दूरी वही है, वही दूरी को जाने में अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर जाती है ना, तब उसको 3 घंटा अधिक समय लगता है। दूरी वही है, दूरी वही है,
बस चाल कम कर दे तो स्वाभाविक ही समय भी क्या हो जाएगा, ज्यादा लगने लगेगा। तो लिखेंगे तो नया समय बराबर नया समय रहे कि पुराना समय रहे, सूत्र तो वही होगा, दूरी बटे भाई, समझने वाली बात है कि नया समय रहे कि पुराना समय रहे, समय बराबर जो सूत्र तो वही ना लिखेंगे। तो लिखेंगे नया समय बराबर दूरी तो वही रहेगा 480, बटे में लिखेंगे हम लोग x माइनस 8। यहां तक बात समझ में आई। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? आपको सर जी क्या क्या समीकरण 1 2 मान रहे, समझ में नहीं आ रहा। देखो बोले समय पे खेला है, दूरी 480 किलोमीटर है, जब चाल कम कर दिए तो नई चाल बदल के हो गया, तो अब नया समय भी नहीं लगेगा जी। यहां तक बात समझ में आई। अब लिखेंगे ये जो बाद वाला समय है, समझो यहीं पे खेला है, ठीक है। ये जो बाद वाला समय है ये पहले वाला समय से 3 घंटा अधिक है। कंडीशन प्रश्न से यहाँ पर लिखने वाले प्रश्न से, कहां से? प्रश्न से कह रहा था कि यदि समय यदि चाल 8 किलोमीटर घटा दी जाती है ना, तब उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। यानी ये जो बाद वाला समय है, नई का समय, वो पहले के बाद समय से 3 किलोमीटर सॉरी 3 किलोमीटर 3 घंटा ज्यादा है। ये हमारे दिमाग में चल रहा है, ये जो है ना ये समय, ये वाला समय से 3 घंटा क्या है, ज्यादा है। समझो मेरी बात, ये समझ में आ रहा है कि ये जो समय है ये पहले का समय से 3 घंटा ज्यादा है। यहां तक बात समझ में आई। लिखेंगे प्रश्न से 480 बटे वो कौन समय, लिखेंगे नया समय। क्या लिखेंगे? नया समय घटा पुराना समय नहीं लिखे, चलो रहने दो, खाली लिख दो समय। समझे मेरी बात? समय बराबर कब तक 3 घंटा होगा जी। ये क्या लोचा है सर जी, एकदम यही तो लोचा है। देखो नया समय पहले का समय से 3 घंटा ज्यादा है, तो पुराना अब नहीं लिखे तो इसलिए नहीं लिखे, अगर लिखते तो लिख भी सकते थे, नहीं समझे, रहने दो, खाली समय लिखे, समझ पहले का समय और नया लिख दिया तो स्पष्ट हो गया। ये समझो सीधा समय है जो लगता था, ये हो गया जब चाल घटा दिए तो समय कुछ नया बन का, तो समय ये है। ये स्पष्ट है कि ये जो समय है ये पहले का समय से 3 घंटा क्या है, कम है, ज्यादा है। तो ज्यादा वाला में समय घटाएंगे, उधर 3 न बचेगा। इस समय से कितना अधिक है, 3 घंटा ज्यादा है, तो ई वाला समय में से वो पहले वाला समय घटाएंगे तो स्वाभाविक है कि 3 घंटा न बचे, क्योंकि 3 ज्यादा तो घटा कर 3 न बचेगा। हाँ अब समझ। तो नया समय क्या निकला है, ये निकला है 480 बटे में x माइनस 8, ये ना जी, घटा लिख करके उसके बाद उधर क्या लिखने वाले हैं, वो लिखेंगे 480 घटा में क्या लिखेंगे बटे में x, और बराबर उधर क्या लिखना आपको 3। अब इसको सॉल्व करो, काम हो जाएगा। अब ये तो लघुत्तम लेना पड़ेगा, जहां भी बटे तो लघुत्तम लेना पड़ता है ना। लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम आएगा x इंटू एक्स माइनस 8। सर जी कैसे, ये दोनों गुना में तो गुना के रूप में लघुत्तम ले लिए। अब x कट जाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ से भाग करो, इस कट जाएगा तो बचेगा x गुना इतना हो जाएगा 480 और x लगाएंगे, फिर लिखो घटा लिख दिए। अब इससे भाग देंगे तो x कट जाएगा, पूरे पूरे बच गया, इतना गुना ऊपर बढ़ाते, लिखो 480 गुना कितना x माइनस 8। अभी गुना नहीं कि खाली गुना के रूप में लिख दिए, बराबर क्या है 3। समझते जाओ, यहाँ लिखेंगे 480 x माइनस गुना करो 480 गुना x, गुना अगर 2 बार नहीं करते हैं तो 480 x होगा, माइनस गुना माइनस प्लस। अब पता नहीं गुना करने पे क्या आता है, 8 गुना 0 तो पहले नंबर में 8 होगा, सॉरी 0 होगा, 8 गुना 64 के 4 होगा, बाकी 6 बचा जी, 8 चौका 32, 32 6 38 हो जाएगा। अब बटे में कितना होगा, गुना करो x गुना x स्क्वायर, x गुना 8 तो माइनस में 8 है होगा जी, 8x बराबर में पहले क्या है 3 बटे, नहीं कुछ तो अपना मर्जी से एक दे सकते हैं। ये पता चला ई से ई बेचारा क्या कैंसिल हो, प्लस में माइनस दोनों सेम था, कट गया तो आपके पास खाली क्या बचा ऊपर बचा 3840 बटे में बचा x स्क्वायर माइनस में 8x, ना बचा जी, कहाँ ये तो कटिए गया, माइनस गुना प्लस न हुआ था। और यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3 बटे 1 बराबर में कोना कोनी क्या होता है, गुना होता है, इधर से गुना करेंगे 3x स्क्वायर 8 या
24x बराबर गुना करेंगे इधर से क्या आ जाएगा 3800 होगा। अब उसको इधर बुला लीजिए तो 3x² माइनस 24x माइनस में हो जाएगी, सब इधर आएगा तो 3800 क्या आ जाएगा 40 बराबर 0। यही तो होना था द्विघात समीकरण। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो आपके सवाल सॉल्व हो जाता है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।